जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। आज हम लोग जो आपका क्लास 12 का आज जो आपका जियोग्राफी का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव का पोर्शन छूटा हुआ था जो कि मैं अभी कवर करा दे रहा हूँ, टेंशन मत लो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। यहीं पे भारत और चाइना दोनों आता है। ठीक है, इस कारण से आप लोग बोल सकते हो निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? देखो, नहीं है क्वेश्चन में पूछा है, तो नहीं वाले क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। गलती से हाँ वाला आंसर मत कर दीजिएगा, वरना आपका गलत हो जाएगा। तो याद रखना, जो आपके पास दक्षिण पूर्व एशिया है, यही आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, 2 का ग। चलिए आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो याद रखना मेरी बात, जो आपके पास चिकित्सा, आपके पास शैक्षणिक सुविधाएं जो होती है, यही सही आंसर हो जाएगा आपके पास। ये आपके पास प्रतिकर्ष कारक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन का सूचक होता है? तो जो आपके पास जो यहाँ पे इनमें से सभी है, ये सभी का सभी देखा है तो जनसंख्या परिवर्तन का सूचक होता है। आप लोग इन सभी कारकों को आप लोग पढ़ सकते हो। आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आपके पास ये सभी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर के प्रश्न पर लिखा है कि प्रवास के संदर्भ में वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? यहाँ पे वो क्या कहलाता है? तो याद रखना मेरी बात, उसके हम लोग क्या बोलते हैं? उद्गम स्थल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव जनसंख्या का प्रारंभिक 1 करोड़ होने में कितना समय लगा था? मानव जनसंख्या को 1 करोड़ होने में कितना समय लगा था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो आपके पास रखा जाए तो मोटा मोटी 10 साल। ठीक है, याद रखना मेरी बात। विश्व की जनसंख्या को 1 अरब से 2 अरब होने में कितना समय लगा था? अब बताओ। तो देखो, आपको करीबन 100 साल के आसपास लगा था। याद रखना मेरी बात। 7 नंबर का ग नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 100% शहरी जनसंख्या वाले क्षेत्र का नाम है। तो यहाँ पे जो आपके पास सिंगापुर हो जाएगा, यही शहरी जनसंख्या का 100% का एक एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? कौन सा ऐसा एक तथ्य है जो कि सही नहीं है? नहीं वाला क्वेश्चन है। तो जो आपके पास देखो लो, आपके पास जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, यही बात गलत है। बाकी तीनों का तीनों सही है, आप लोग चाहो तो पढ़ के देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव को किया जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस से संयुक्त अरब अमीरात के लिंगानुपात को निम्न किया है? ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंगानुपात को निम्न किया है? तो यहाँ जो आपके पास पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना लंबा सा आंसर को याद रख सकते हो आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी जो संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो जो आपके पास 15 से 59 वर्ष का है, यही प्रतिनिधित्व करता है। घ नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो आपके पास यहाँ जो आपके पास लेटविया जो है, यही इसी का लिंगानुपात देखा जाए तो विश्व में सबसे अधिक है। ठीक है, तो 3 का क नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या में कमी के कारक हैं? तो देखा जाए तो देखो, यहाँ पे उपयुक्त सभी ही कारक है। देख लो, रहन सहन की उच्च लागत, रोजगार के अवसर की कमी, सुरक्षा की कमी, सबसे बड़ी बात, साथ ही साथ उपयुक्त सभी, यानी कि यही सही आंसर हो जाएगा घ का। ये सभी का सभी कारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की जनसंख्या में कम होने के कारण है। तो इसी सेम क्वेश्चन सेमी टाइप का प्रश्न है महिलाओं की कमी को लेकर। तो देख लो, यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास कृषि का, आपके पास मशीनीकरण, कृषि के जगह पे मशीन को यूज करना से देखा जाए तो नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार के अवसर, तो यही कारण से क्या हो रहा है कि
आपके पास पश्चिमी विकसित देशों में जो ग्रामीण क्षेत्र वहाँ पे महिलाओं की कमी आ रही है, यानी कि क और ख दोनों का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब महिलाएं क्या कर रही है, नगर की ओर चली जा रही है रोजगार के लिए, वही चीज़ यहाँ पे ख नंबर में कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? तो जो आपके पास 134वीं कोटि थी, तो आपके पास ख नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? तो जो आपके पास केरल है, इसकी कोटि सबसे उच्चतम, एक तरह समझ लो, ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता जो है वो न्यूनतम है, ठीक है, सबसे कम स्त्री साक्षरता दर है। तो जो आपके पास देखा जाए तो आपके पास बिहार है इसी में, ठीक है, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिंग अनुपात निम्नतम है? सबसे कम निम्नतम बताओ लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बच्चों की। तो जो आपके पास हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है या उच्चतम है? तो जो आपके पास लक्षद्वीप है, इसी की साक्षरता दर सबसे अधिक है। मानव विकास के प्रमुख तत्व है, तो मानव विकास का अगर मैं प्रमुख तत्व की बात बताऊं तो वो आपके पास स्वास्थ्य जीवन, आपके पास साथ ही साथ शिक्षा और उच्च जीवन स्तर, ये तीनों है, यानी कि घ नंबर का ऑप्शन यह सभी करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास के संकेतन है, तो मानव विकास के संकेतन की बात करूं तो भाई साहब 3 होते हैं, याद रखना मेरी बात। कभी भी इस प्रकार से उपयुक्त सभी वाला अगर आपके पास ऑप्शन आए तो अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट नहीं है तब तो भाई साहब जो आंसर होगा वही मारिएगा। और अगर क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं पता और आपको वाला आंसर मारना है, सबसे पहली बात तो बोर्ड में क्वेश्चन छोड़ के आना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है भाई साहब। नहीं मिलने से अच्छा अगर कुछ मिल जाए तो ठीक है, तो इसीलिए उपयुक्त सही को ही मार के आइएगा। जनरली 90% चांसेस होता है कि सही होता है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो अब ऐसा नहीं कि आपको पता है कि इसका उपयुक्त सभी होगा नहीं, फिर भी सर ने बोला तो मार देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव का विकास के द्वारा होता है, तो मानव के विकास देखा जाए तो जो आपके पास यहाँ शिक्षा के द्वारा ही होता है, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो जो आपके पास डॉक्टर महबूब उल हक जो है, इन्हीं की देन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है, तो प्रथम स्थान की अगर मैं बात करूं जो कि है वो है आपके पास नॉर्वे, घ नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। लोगों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है? तो याद रखना उसी को हम लोग मानव विकास कहते हैं, कर्नल का ऑप्शन कट हो जाएगा। मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है? तो किस प्रकार मापन किया जाता है मानव विकास का? तो याद रखना उसको हम लोग देखा तो मानव सूचकांक द्वारा हम लोग उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो ख नंबर का ऑप्शन 12 का करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो विकास का सर्वोत्तम वर्णन जो करता है वो गुण में धनात्मक परिवर्तन, तो ये सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव का पोर्शन कवर कर लिया। आप चलिए सब्जेक्टिव पर आते हैं। सबसे पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। तो देखो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस प्रकार ये सभी प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए जो सबसे पहले के बाद जो दूसरा प्रश्न आ गया आपके पास लिखा कि जनसंख्या शून्य क्षेत्र किसे कहते हैं? तो देखो विश्व के जिन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम या देखा जाए तो अति विरल या अनुपस्थित है उन्हें क्या कहा जाता है? जन शून्य क्षेत्र कहते हैं। जैसे बहुत सारे आइलैंड वगैरह हो गया जहाँ पे लोग वगैरह नहीं रहते हैं, ठीक है। एशिया महादेश में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 60%। इसीलिए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व देखा है तो एशिया में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि क्या है? तो देखो दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं? तो देखो किसी क्षेत्र विशेष में 2 वर्ष अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से हुई जनसंख्या वृद्धि ही
प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। 2 वर्ष का इसमें मापन रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में कैसा सहसंबंध पाया जाता है? तो वो ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। याद रखना मेरी बात। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न सर्वाधिक गंभीर समस्या क्या है? तो संसाधनों का ह्रास, संसाधनों की कमी, यही सारी चीजें हैं। याद रखना, लिखा कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्या है? तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। तो यही चीजें हैं, याद रखना मेरी बात। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से है? तो जनसंख्या परिवर्तन होने के जो मुख्य 3 घटक है, सबसे पहली बात तो मृत्यु दर हो गया, ठीक है, जन्म दर हो गया और प्रवास। ये 3 चीजें होती है जो जनसंख्या परिवर्तन का कारण बनती है। लिंगानुपात शब्द का परिभाषा दीजिए, फिर बोलो उसको परिभाषित कीजिए। तो जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। याद रखना मेरी बात। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात कितना है? तो 100 स्त्रियों में 102 पुरुष। पूरे विश्व की बात चल रही है, यानी कि अगर सबकी शादी भी हो जाए तो 2 पुरुष बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त अरब अमीरात, जिसमें 100 स्त्रियों में देखा जाए तो आपके पास 311 पुरुष है। भाई साहब समझ के देख लो, अगर 100 में 100 स्त्रियों का शादी हो जाए फिर भी देखा है तो 211 लड़के बच जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सूचीबद्ध कितने देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है? तो देख लो 139 देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है, ठीक है, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ता है। जनसंख्या की आयु लिंग संचरणा या पिरामिड से क्या अभिप्राय है? तो देखो विभिन्न आयु वर्ग में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। ये सभी चीजें संख्या से रिलेटेड करती है, ठीक है, स्त्रियों और पुरुषों की। अच्छा, लिखा है कि जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार और सूर्याकार शीर्ष क्या दर्शाता है? तो निम्न जन्म और मृत्यु दरों को दर्शाता है। याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे, अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और वैचारिक विकास से जुड़े कार्यों को किस आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो चतुर्थक क्रियाओं के रूप में, ठीक है ना, याद रखना मेरी बात। बाकी मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को थोड़ा स्पीड करके देख सकते हो ताकि आपका समय बचे, पर कोई दिक्कत नहीं है। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो देखा है तो नगरीकृत देश कौन सा है? तो ग्रेट ब्रिटेन, दी ग्रेट ब्रिटेन इसको बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा आयु वर्ग आर्थिक रूप से कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 15 से लेके 59 वर्ष के ही बच्चे, ठीक है, बोलो कि लोग, ठीक है, इन्हीं पे पूरा देखा जाए तो आपके पास काम का बोझ होता है, यही सभी आर्थिक चीज़ों को संभाला करते हैं। 60 साल के बाद कोई काम नहीं करता जनरली, और 15 साल से पहले नहीं करता है कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात किस देश का है? तो अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था, लाटविया हो गया। विश्व का सबसे बड़ा भाषा समूह कौन सा है? तो याद रखिएगा मंडारिन, जिसको चीनी कहते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है कि 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सिंगापुर हो जाएगा। 14 नंबर के प्रश्न पर आता है, लिखा है कि बाल आयु वर्ग के अंतर्गत किस आयु वर्ग को सम्मिलित किया जाता है? तो 0 से लेकर 14 वर्ष तक के जो आपके पास आयु के बच्चे होते हैं, इन्हीं को बाल आयु वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। विश्व में सबसे अधिक प्रजनन वाला देश कौन सा है? तो देखा है तो नाइजर हो जाएगा, सही आंसर यही हो जाएगा। वर्तमान में विश्व के नगरीय ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो 48:52, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अच्छा, लिंगानुपात कैसे मापा जाता है ये बताओ आप लोगों में। तो देख लो, जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। ये चीज़ तो मैंने अभी भी आपको थोड़ा देर पहले ऑब्जेक्टिव में भी बताया था, ठीक है। तो देख लो, विश्व के कुछ देशों में प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की जो संख्या के द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना, याद रखना मेरी बात। भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि महिलाओं की संख्या बटे में पुरुषों की संख्या गुना में 1000। तो इस प्रकार से करोगे तो आपके पास लिंगानुपात निकल कर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो देखो, जनसंख्या पिरामिड की बात करो तो जनसंख्या की आयु
देखो 3 नंबर में आएगा तो इस प्रकार से लिखना। बाकी मैंने थोड़ा देर पहले आपको जनसंख्या पिरामिड के बारे में बताया होगा, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे उस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। मैंने शायद जनसंख्या पिरामिड के बारे में बताया कहीं बीच में, मुझे याद आ रहा है, ठीक है। और बाकी अगर थोड़ा सा अगर यदि बड़ा क्वेश्चन रहे तो आपको इस प्रकार से आपको इसको लिखना है, तो इसको आप लोग खुद से थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। मैंने अभी इसको शायद बताया, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से कीजिएगा, अभी जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो और आप उसको पढ़िएगा। अच्छा, साक्षरता दर को परिभाषित कीजिए। तो देख लो, भारत में साक्षरता दर का तात्पर्य है कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग वाले जनसंख्या को पढ़ लिख देखा जाए तो पढ़ लिख सकता है, ठीक है ना। जनसंख्या है जो कि पढ़ लिख सकता है, ठीक है। और जिसमें समझ के साथ अंक गणितीय परिकलन करने की जो की योग्यता है, ठीक है ना। किसी देश में साक्षरता जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। साथ ही साथ देखा है तो आपके पास, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इससे रहन सहन के जो आपके पास स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की जो नीतियों का पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें थी। उसी प्रकार से मानव विकास किसे कहते हैं, तो देख लो, ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन स्तर में सुधार लाता है, मानव विकास कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके पास लिखा है यहाँ पे, सशक्तिकरण क्या है। तो याद रखना, अपने विकल्पों को चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना सशक्तिकरण ही कहलाता है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट था। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है, तो वैसी आवश्यकता जिनके बिना मानव का जीवन संभव ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपके पास वस्त्र हो गया, भोजन हो गया, आवास हो गया, पेयजल हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। तो यही सबको मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता कहा जाता है। मानव विकास की 3 मूलभूत क्षेत्रों को लिखें। तो सबसे पहली बात शिक्षा हो गया, आपके पास स्वास्थ्य हो गया, तथा संसाधनों का पहुंच हो गया, ये सारी चीजें होगी। साक्षरता क्या है, तो साक्षरता का अर्थ है पढ़ने और लिखने की क्षमता का होना, सीधा सीधी बात है। अर्थात साक्षर व्यक्ति वह होता है जो किसी भाषा के विषय वस्तु को पढ़कर समझने और समझ सके और साथ साथ लिख सके। तो यही चीजें होती है साक्षरता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है, तो ये चीज शायद मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था आपको ऑब्जेक्टिव में, डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है। तो याद रखना, डॉक्टर महबूब उल हक। चलिए, विकास किसे कहते हैं, तो विकास की अगर बात करो, विकास का अर्थ किसी राष्ट्र के ऐसे परिवर्तन से है जो गुणात्मक हो, साथ ही साथ देखा है तो हमेशा धनात्मक उन्नति को दर्शाता हो। तो ये सारी चीजें हैं विकास किसे कहते हैं। विकास का सीधा सीधी शॉर्ट डेफिनेशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लय के समता को आपका क्या समता से आपका क्या तात्पर्य है, तो देख लो, समता का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना हो या फिर बोलो कराना हो, यही चीजें होती है समता। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सतत पोषणीयता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी राष्ट्र के सभी संसाधनों का उपयोग भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना ही सतत पोषणीयता कहलाता है। ऐसा नहीं कि खुद ही खत्म कर दो, थोड़ा सा पीढ़ियों का भी ध्यान रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धि कैसी होती है, तो वृद्धि हमेशा देखा जाए तो मात्रात्मक होती है एवं मूल्य निरपेक्ष होती है। साथ ही साथ देखा है तो आपके पास इसे धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार से आपके पास किया जाता है, ठीक है, व्यक्त किया जाता है। अच्छा, मानव विकास को परिभाषित कीजिए। लास्ट प्रश्न है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव विकास स्वास्थ्य आपके पास भौतिक परिवर्तन से लेकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता एक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उसके या फिर उनके स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा तथा सशक्तिकरण के अवसर में वृद्धि की प्रक्रिया है। यही है आपका मानव विकास, ठीक है। तो ये था सारा कुछ क्वेश्चंस, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दिया जो कि छूट रहा था, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खोला है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।